हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स के कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आज हम एमसीक्यू करने आ रहे हैं। इसमें जो चैप्टर है हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिसने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड सही से नहीं पढ़ा वो चैप्टर को पहले रिवाइज कर ले, उसके बाद ये एमसीक्यू करे। तो जो हमारा चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम हिंदी में समझा देंगे, जिससे आप नोट करते समय अपने नोट्स जहाँ बनाए वहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है, क्वेश्चन पहले में क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब मास और वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं। तो मास और वॉल्यूम के अनुपात को क्या कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक, तो डेंसिटी क्या इक्वल टू होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर ऊपर क्या है, मास है, तो इसे क्या कहते हैं, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कहते हैं। मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लो वेट डेंसिटी की बात होती तो वेट डेंसिटी हो जाती है, डेंसिटी दो तरह की, वेट डेंसिटी भी होती है हमारी, वेट डेंसिटी क्या होगी, वेट डेंसिटी होती है हमारी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मास डेंसिटी, मतलब हमसे क्या कह रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मतलब द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम, मास डेंसिटी कहते हैं। तो जितनी भी टेक्निकल टर्म मैंने पहले ही कहा था, इंग्लिश में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है, द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, तो ये फार्मूला अगर पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है मास जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्वेश्चन में कह रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है बराबर होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास के। तो ये कह रहा है, क्या ये सही होता है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, रो इक्वल टू मास डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास डेंसिटी का ही उल्टा क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है हमारा 1/सिग्मा के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, B/m हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला होता है B/m। तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ, ये सही है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, अभी हमने देखा था क्या होता है, वेट डेंसिटी होता है, वेट डेंसिटी होता है, वेट डेंसिटी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, वेट डेंसिटी। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, वेट पर अपॉन वॉल्यूम को वेट डेंसिटी कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन होगा, जो भी दिया होगा वो हम टिक कर देंगे। स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, या फिर इसे वेट डेंसिटी भी कहते हैं। तो वेट डेंसिटी हो तो वेट डेंसिटी हमारा आंसर होगा, तो या फिर स्पेसिफिक वेट होगा तो स्पेसिफिक वेट। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे वेट डेंसिटी तो दिया नहीं है लेकिन स्पेसिफिक वेट दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए वाटर इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में स्पेसिफिक वेट का मान क्या होता है? स्पेसिफिक वेट क्या होता है हमारा? स्मॉल w होता है, इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट को हम ले सकते हैं क्या? m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम। और हमें पता है m अपॉन बी क्या होता है? m अपॉन बी यहाँ पर होता है रो, तो ये हो जाता है रो अपॉन रो इंटू जी। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी होता है। और इसका मान निकालें ऐसा ही यूनिट में, तो रो का मान कितना होता है? 1000 होता है वाटर के लिए। जी का मान कितना होता है? 9.81। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 9.81 न्यूटन। इसे हम ले सकते हैं 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर क्यों ले सकते हैं? 9.81 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है? 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। और इसे हम 10⁻³ को हटाएं तो किलोमीटर में हो जाए, तो यहाँ पे देखो इसी को हमने किलोमीटर में कर दिया है। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी सही है आंसर। और इसमें क्या कह रहा है? इसे mm में कन्वर्ट कर दिया तो mm में यही आएगा, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा? तीनों आंसर सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, मतलब एनी वन ऑफ दिस, मतलब सभी इसमें सही हैं। इसमें से कोई सा आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ ए वाटर इन ऐसा यूनिट में आपके तीनों आंसर सही हैं, क्योंकि बस यूनिट में चेंज कराया उन्होंने, मान वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। तो इसका आपको ऑप्शन हो गया था डी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 5 में का आंसर क्या होगा? कह रहा है हमसे स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड वाटर। तो ये क्या होता है हमारा? ये अनुपात होता है किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये फॉर्मूला पढ़ा था। इसका कोई मात्रक होता है या नहीं होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है, क्या होता है? स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड वाटर। दोनों का अनुपात क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो यूनिट। बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट होती है नहीं होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। एग्री करते हो डिसएग्री करते हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट नहीं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका इसमें होगा ए, सही बात है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए वाटर इज टेकन एज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए वाटर, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इसमें से बताइए कितना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं और आसान निकाल सकते हैं। हमेशा याद भी रखना, कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको मान पता करना हो तो 1 2 3 मान आपको याद रखनी है हमेशा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? 13.6 होती है। 2 याद रखना, बस काम हो जाएगा। तो 2 मान हमेशा आपको याद होने चाहिए, एक वाटर का, एक मरकरी का, ठीक है। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है वाटर की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे लिक्विड के रूप में क्या है? वाटर ही तो यूज़ कर रहे हैं, वाटर को निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? लिक्विड के स्थान पे क्या हो जाएगा? वाटर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही वाटर आ जाए, नीचे वाटर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज देन ऑफ प्योर वाटर। मतलब क्या क्वेश्चन का? क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है स्पेसिफिक वेट
ऑफ सी वाटर मतलब समुद्री पानी। तो समुद्री पानी का जो स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? आपेक्षिक भार। तो आपेक्षिक भार और समुद्री पानी, आपेक्षिक भार किसका? समुद्री पानी का, वो प्योर वाटर से, मतलब आपेक्षिक भार ऑफ समुद्री पानी और आपेक्षिक भार ऑफ प्योर वाटर, इन दोनों में हमें यह बताना है कि आपेक्षिक भार ऑफ समुद्री पानी इसका मान अधिक होता है, कम होता है या बराबर होता है प्योर वाटर के आपेक्षिक भार के। मतलब हमें ये क्या बताना है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि आपेक्षिक भार और समुद्री पानी मतलब समुद्र के वाटर का आपेक्षिक भार बराबर होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है प्योर वाटर के आपेक्षिक भार से। तो हमें फॉर्मूला देखिए, आपेक्षिक भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल w जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और इसे हम क्या ले सकते हैं? इससे हम ले सकते हैं रो इंटू जी ले सकते हैं, हमने देखा था। तो स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी, जी तो दोनों में ही कॉन्स्टेंट रहेगा। एक तरफ हम रख देते हैं मान किसका? यहाँ एक तरफ रख देते हैं हम सी वाटर का, तो सी वाटर का रख देते हैं, समुद्री पानी का निकालते हैं एक तरफ। तो स्मॉल w इक्वल टू रो इंटू जी, और एक तरफ रखते हैं प्योर वाटर का, प्योर वाटर का। तो स्मॉल w इक्वल टू इधर भी रो इंटू जी, और जी तो दोनों जगह सेम होगा, तो जी हटा ही दो, जी इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन है रो का मान, तो रो का जो मान होगा क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या होगा? रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। समुद्री पानी का आपका जो घनत्व होता है वो आपका 1000 आता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो हमारा समुद्री पानी होता है वो प्योर वाटर का 1000 आता है, प्योर वाटर का 1000 आता है हमारा डेंसिटी। लेकिन जो समुद्री वाटर होता है उसका जो हमारा घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि वो जो वाटर होता है वो थोड़ा भारी होता है समुद्र के पानी का। भारी होने की वजह से क्या होगा? वो आयतन कम घेरेगा, आयतन जो कम घेरता है उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो घनत्व उसका क्या होगा? अधिक होगा। तो समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, और जब समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होगा तो आपका रो इंटू जी का मान, दोनों का गुणनफल भी अधिक आएगा, दोनों का गुणनफल अधिक आएगा, तो आपेक्षिक भार ऑफ समुद्र पानी का मतलब समुद्री पानी का आपेक्षिक भार भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका 8 का आंसर होगा सी। तो समुद्री पानी का जो आपेक्षिक भार होता है प्योर वाटर के आपेक्षिक भार से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड की डेंसिटी क्या है? मान लो हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है, ठीक है, न्यूमेरिकली इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है उसका मान, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमें बताना है सही है, गलत है, क्या है, ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमसे ये कह रहा है। तो हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस में होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ न्यूमेरिकली इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमसे कह रहा है इसका मान जो होता है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, इसका जो न्यूमेरिकल मान आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, वो बराबर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या मान होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा क्या होता है? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा एस होता है, ठीक, आपेक्षिक गुरुत्व, और आपेक्षिक गुरुत्व इक्वल टू हमें पता है क्या होता है? मान लो जिस लिक्विड का हम निकालना है मान, उस लिक्विड का डेंसिटी, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड वाटर की डेंसिटी, इन दोनों का जो मान आएगा, न्यूमेरिकली वैल्यू आएगा, वो मान हमेशा क्या होगा? ये कह रहा है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सही है कि नहीं है, ये बताना है हमें बस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है ये एकदम सही है। अब देखो सही कैसे है, इसका ट्रू होगा मान, ठीक है, इसका मान ट्रू होगा। अब सॉल्व करके बताते हैं इसका मान कैसे सही है। देखिए यहाँ पर हम स्पेसिफिक
ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसका मान निकालना होता है आपको, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो होता है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब न्यूमेरिकली इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, न्यूमेरिकली जो इसका मान होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर आता है, बिल्कुल बराबर आता है। क्यों आता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिस लिक्विड का मान निकालना है वो मान हम रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अगर बात करें एस का मान जो होता है, एस का मान क्या होगा यहाँ पे, एस का उसका मान आया था अपेक्षिक गुरुत्व। मेनली अगर बात करें रो क्या यहाँ पर डब्लू, रो डब्लू क्या यहाँ पे, मान लो वाटर का निकालना है, मान लो ठीक, वाटर का या मरकरी का निकालना है, मरकरी का मान निकालना है, ठीक है, मरकरी का हमें डेंसिटी निकालना है, दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे हम, ठीक है, देखिए दोनों बराबर आएंगे। मरकरी का निकालना है तो हमें पता है मरकरी का डेंसिटी कितना होता है 13.6, तो रो का मान तो कितना आ गया 13.6 इंटू 1000 आता है, ठीक है। रो ऑफ लिक्विड मतलब अगर मरकरी की बात करें जो डेंसिटी आता है 13.6 इंटू 1000 आता है, आप देख लेना उसका घनत्व इतना होता है। अब देखिए इस फार्मूले से हम मान निकालते हैं, इस फार्मूले से मान निकालते हैं, इसका जो मान आएगा वो इसके बराबर ही आएगा। देखो कैसे आता है, जो हमें पता है आप जो हमारा मान पता है यहाँ पे देखिए एस का मान कितना आएगा 13.6 आएगा मरकरी के लिए, और रो ऑफ वाटर कितना होता है 1000 होता है, तो इसका मान भी कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो किसी भी द्रव के लिए जो उसका अपेक्षित गुरुत्व है, ठीक है, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर ही होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा था द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो न्यूमेरिकली जो इसका मान होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर ही होता है, ये ट्रू है, ठीक है। आप पुट करके देखेंगे तो उसका मान बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नॉन एज वेट डेंसिटी। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो हमारा स्पेसिफिक वेट होता है यही वेट डेंसिटी होता है, बताइए स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या है, एक ही है या नहीं है। ऑप्शन ए दिया करेक्ट, ऑप्शन बी दिया इनकरेक्ट, मतलब अगर सही है तो ऑप्शन ए, अगर ये स्टेटमेंट जो कह रहा है वो गलत है तो हमारा ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्पेसिफिक वेट जो होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट को हम क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 11वां, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ ए सर्टेन लिक्विड एज 2 टन्स। मतलब किसी भी लिक्विड के जो मास है 2.5 मीटर क्यूब में, मतलब कोई द्रव है जो 2.5 मीटर क्यूब आयतन में है, उसका जो लिक्विड का भार है वो कितना है 2 टन है, तो उसका हमें क्या निकालना है, मास डेंसिटी निकालना है। तो मास डेंसिटी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो मास डेंसिटी का आराम से हम मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा फार्मूला हमें पता ही है, फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला क्या होता है, मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर बात करें मास कितना दिया है, यहाँ पे डेंसिटी निकालने में मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास दिया है 2 टन, ठीक है, 2 टन अपॉन वॉल्यूम दिया है 2.5 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब दिया है। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और 2 टन का मतलब क्या होता है, 2 टन का मान रख देंगे यहाँ पे, 2 टन का यहाँ पे मान कितना आ जाएगा आपका, 2 टन का मान आ जाएगा 2000 हो जाएगा। ये 1 टन का 1000 होता है, 1000 के गुणा कर दिए 2000 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 25 चौका 100, तो ये आ गया 400 से, तो 400 इंटू 2 कितना आ गया, ये
800। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें? इसमें आंसर होगा आपका 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट इज, किसी भी द्रव का स्पेसिफिक वेट दिया है यहाँ पर, ये उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है ऑयल के लिए, ठीक है। तो हमें मान निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है क्या होता है? एस होता है। तो एस का मान एक तरह से आपको निकालना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन ऑयल हुज स्पेसिफिक वेट आपको दिया है 7.85 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका? ऑयल के लिए निकालना है। तो इक्वल टू क्या होगा? ऊपर आया हमारा स्पेसिफिक वेट किसका? ऑयल का, अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको क्या निकालना? आपेक्षिक ग्रोथ निकालना ऑयल का। तो आपेक्षिक ग्रोथ इक्वल टू होगा यहाँ पर, वो इक्वल टू हो जाएगा आपेक्षिक भार किसका? ऑयल का, अपॉन आपेक्षिक भार ऑफ वाटर का। तो इसका मान हम सॉल्व कर निकालते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व का मान निकालते हैं। तो आपेक्षिक गुरुत्व का मान क्या आ जाएगा? एस ऑफ ऑयल, ये आ जाएगा हमारा। आपेक्षिक वेट दिया है यहाँ पर ऑयल का 7.85 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पे नीचे भी हम निकाल लेते हैं, वाटर का निकाल लेते हैं, आपेक्षिक बार, वो यहाँ नीचे रख देंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। निकालते हैं वाटर का स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का। स्पेसिफिक वेट वाटर का कितना होगा? आपको पता ही है स्पेसिफिक वेट कितना होता है वाटर के लिए, रो इंटू जी हो जाओ। और रो का मान कितना होता है? 1000 होता है, और जी का मान 9.81। तो इसे किलो मीटर में चेंज लिखेंगे क्योंकि ये भी किलो मीटर में था। तो इसका मान आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यों आ जाओ। आपका आ गया स्पेसिफिक वेट आ गया, स्पेसिफिक वेट आ गया वाटर का। तो आपको निकालना है क्या? आपेक्षिक गुरुत्व इक्वल टू ऑयल का निकालना है। तो ऑयल का आपेक्षिक भार कितना है? 7.85 अपॉन वाटर का कितना होता है? 9.81। दोनों को भाग दोगे, भाग देने पे क्या आएगा? सॉल्व करने पर जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपका ये आंसर आएगा करीबन 0.8 के आसपास आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन्स एन ऑयल विच वेट कितना दिया है? 13 किलो न्यूटन। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द ऑयल, स्पेसिफिक वेट निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा 13 भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेसल का मतलब क्या होता है? मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, कोई बर्तन है, मान लो ये कोई टैंक है, वेसल है। अब मान लो उस वेसल में अगर बात करें 4 मीटर क्यूब ऑयल भरा हुआ है, मतलब उसके 4 मीटर क्यूब आयतन में ऑयल भरा हुआ है। तो आयतन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, आयतन कितना दिया है? 4 मीटर क्यूब। और आपको डब्ल्यू भी दिया है, डब्ल्यू कितना दिया है? 13 किलो न्यूटन। और आपसे क्या पूछ रहा है? स्पेसिफिक वेट पूछ रहा है। सिंपल है, मतलब भार भी दिया है आपको, आयतन भी दिया है। और हमें पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट का मान आपको दिया था, कितना दिया था इसमें 13 क्वेश्चन में? 13 किलो न्यूटन। 13 इंटू 1000 कर सकते हो, किलो न्यूटन में चेंज कर दिया हमने। अपॉन वॉल्यूम दिया 4। सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। इससे हम काटेंगे इससे, तो ये कितना आ जाएगा? आपका जाएगा 7.5 के आसपास जाएगा, ठीक है, 7.5 जाएगा ये। तो 7.5 इंटू 1000 आ गया, मतलब 7.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यों ले सकते हैं हम, क्योंकि 1000 आ रहा था, उसे न्यूटन में आ रहा था, लेकिन वो हमने 1000 किलो में चेंज कर दिया, तो 7.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यों हो गया। आपका 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th में क्या कह रहा है? देखिए 14th में क्या कह रहा है? 14th में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच ऑफर्स resistance to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer of liquid is called। मतलब जब मान लो किसी द्रव का प्रभाव हो रहा हो, तो द्रव का जब प्रभाव हो रहा है तो एक लेयर जब उसके ऊपर प्रभावित हो रही है, तो उस लेयर का जो विरोध करने वाला कोई एक बल काम कर रहा है उसकी एक लेयर पे, मतलब उसके जो नीचे वाली लेयर होगी वो उसके ऊपर वाली लेयर के गति का विरोध करती है।
तो जो ब्रोध कर रही है उसे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, द्रव की, उस द्रव की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आपको पता ही है। विस्कोसिटी में क्या होता था, कोई भी द्रव अब जब बह रहा है तो बहते समय जो नीचे वाला परत होती थी, हमें पता है द्रव छोटी छोटी परतों से, लेयर से मिलकर बना है, और हर एक लेयर क्या करती थी, अपनी ऊपर वाली लेयर की गति का विरोध करती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी बात कर रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, मतलब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड की गति का विरोध करता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा होगा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी द्रव की गति का, द्रव को बहने का विरोध करता है, ठीक है, विस्कोसिटी। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द लिक्विड। तो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में कह रहा है हमसे, इसके बारे में बताना हमें। आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो पता ही होगा, विस्कोसिटी दो होती हैं, एक डायनेमिक एक काइनेमेटिक। तो डायनेमिक विस्कोसिटी तो हमारी सिंपल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा सॉरी ये हमने डेंसिटी की बात कर ली यहाँ पे। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारी, टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे जो म्यू आता था वो क्या होता था, हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होता था। और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी कह रहा है, ये कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, गुणनफल। तो कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी गुणनफल होता है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का। ये बात सही है नहीं है, गलत है, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो होता है, ठीक, ये बात सही होती अगर हम तो कहता ये रेशियो होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का। लेकिन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गुणनफल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और रो का। ये बात क्या है, गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी आएगा, नो। तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी गुणनफल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का, गलत। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने किसका, सरफेस टेंशन का। तो किसी भी वस्तु की या द्रव की जो लेयर होती है उस पर लगने वाले फोर्सेस के कारण जो सरफेस पे टेंशन जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो किसी भी 1 मीटर लंबाई पे लगने वाले उस फोर्स का मान क्या होता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो इस F अपॉन L जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें 16वें का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17 में कह रहा है द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब द वेरिएशन इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहा है ऑफ ए लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब किसी भी द्रव को हम ले लिया मान लिया और द्रव के वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, और द्रव के वॉल्यूम में चेंजेस करने पर क्या हो रहा है, उसके प्रेशर में भी चेंजेस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें आपको बताना है सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन सी दिया है कैपिलरिटी, ऑप्शन डी दिया है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी तो हमें पता है वो गति का विरोध करती है, तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग करता है, ये भी नहीं होगा। बचे क्या, कैपिलरिटी और कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारा एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो वेरिएशन आता है ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब किसी भी द्रव के दाब में परिवर्तन आने के कारण, अगर किसी वस्तु के करेंगे हम दाब में परिवर्तन करेंगे तो उसके आयतन में भी परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये किसको रिलेट करता है, किस डेफिनेशन को रिलेट करता है। अगर मान लो किसी द्रव को ले लें, किसी द्रव को हम क्या करें, कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने पर दबेगी और दबने के बाद उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन क्या होता है, उसका कम होता है। तो आपका दाब में चेंजेस आने के बाद क्या होता है, आयतन में भी परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दाब के चेंज की बात हो रही है। दाब के चेंज का मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच एनेबल इट टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। मतलब इसमें हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है, जो डेफिनेशन दी है
वो सही है कि नहीं है। सही है तो हमें एग्री पे क्लिक करना है, अगर सही नहीं है तो डिसएग्री पे क्लिक करना है। देखो इससे बहुत आसानी से हल कर पड़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी द्रव का जो गुण होता है, विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। देखो सम लास्ट की लाइन पूरी बात कर रही है। किसी भी द्रव होता है, द्रव का जो हमारे कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है एक तरह से। कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी द्रव की सतह पर जब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन जनरेट होता है। मतलब किसी भी द्रव की सतह पर एक टेंसाइल फोर्स काम करता है तो उसके कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन जनरेट होता है। ये बात सही है कि नहीं है, ये बात हमारी सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको पता ही है सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी भी द्रव की सतह पर लगने वाले फोर्स के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन आता है। और सर फोर्स क्या है, एक तरह का स्ट्रेस ही तो है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। मतलब किसी भी द्रव की सतह पर जो सरफेस टेंसाइल स्ट्रेस काम करता है उसके कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन जनरेट होता है। तो के बाद सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 में क्या कह रहा है, व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इट्स डिप्ड इन वाटर। मतलब कोई भी हमने ट्यूब ले ली, कोई भी एक पतली सी ट्यूब ले ली, उसे अगर वाटर में डुबा दिया, द वाटर राइजेज इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर जो होता है उसमें राइज कर जाता है, विस्कोसिटी के कारण राइज करता है। ये बात सही है कि नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, फॉल्स। क्योंकि आपको पता है किसी भी कांच की पतली नली में द्रव का चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। तो किसी भी कांच की पतली नली में द्रव का ऊपर चढ़ना तथा उतरना क्या कहलाएगा, आपका कैपिलरी कहलाएगा। तो कैपिलरी कहलाता है कांच की नली में द्रव का ऊपर चढ़ना और उतरना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर। जब एक छोटी सी वाटर की ट्यूब हम क्या करते हैं, कांच की नली को उसे द्रव में डुबाते हैं तो वाटर क्या होता है, राइज होता है इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के कारण उसमें जो वाटर होता है वो द्रव ऊपर चढ़ जाता है। ये बात सही है या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। विस्कोसिटी के कारण तो कोई द्रव चढ़ेगा ही नहीं ऊपर, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो सरफेस टेंशन के कारण ऊपर आता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका एकदम ऑप्शन नंबर आएगा बी, फॉल्स। 20 क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जब क्या है एक ट्यूब ले ली हमने, इसमें भी स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर, द वाटर राइज इन द ट्यूब विद एन अपवर्ड सरफेस। मतलब जैसे आप क्या करते हैं, एक कांच की पतली सी एक कांच का बर्तन है, आपने उसमें क्या रहा, उसमें एक कांच की पतली नली डाली, एक बर्तन है उसमें कांच की नली डाली। तो नली डालने के बाद जो वाटर होता है, वाटर किस तरह से चढ़ेगा ऊपर तरफ, ऊपर की तरफ कैसे चढ़ेगा, ये हमसे ये कहना चाह रहा है, कॉनकेव चढ़ेगा या कॉन्वेक्स रूप से चढ़ता है। तो हमें ऑप्शन बताना है इसमें से हमारा कौन सा सही है। मतलब किस में द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर तरफ किस में चढ़ता है, राइज और फॉल, दो कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम। 20 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन अ ट्यूब, जब एक स्मॉल डायमीटर की छोटे से व्यास की कांच की नली को हम क्या करें, वाटर में डुबाते हैं, तब वाटर क्या होता है, उस कांच की नली में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अब वो वाटर जब उसमें चढ़ रहा है तो हमें पता है किसी भी बर्तन में जब एक कांच की नली को डाला जाता है तो वाटर या फिर ऊपर की तरफ चढ़ता है या फिर नीचे तरफ उतर जाता है, दो घटनाएं होती हैं। तो ऊपर की वो ये बात कह रहा है हमसे, जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, जब वाटर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मान लो कोई द्रव ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तब उसका जो सरफेस बनता है वो कॉनकेव बनता है या कॉन्वेक्स बनता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे वाटर जब ऊपर तरफ चढ़ेगा तो वो कांच की नली के साथ कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, तो बीच में से वाटर को साइड में आ जाता है, साइड में। ठीक है, इस तरह से ऊपर चढ़ने लग जाता है। तो जब वो क्या होगा, वाटर ऊपर तक चढ़ता है तो हमें से याद रखना कैसा सरफेस होगा। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये वाला आपका दिख रहा है कॉनकेव रूप में दिख रहा है, कॉनकेव। तो ये होता है कॉनकेव जब वाटर ऊपर चढ़ता है, और जब वाटर नीचे उतरता है तब कंडीशन क्या होती है आपकी, तब होती है कॉन्वेक्स। तो आपको ये याद रखना है। तो जब वाटर नीचे उतरता है तब होती है कंडीशन कॉन्वेक्स। ठीक है, तो जब वाटर नीचे उतरेगा तब कॉन्वेक्स, जब वाटर ऊपर चढ़ेगा तो कॉनकेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऊपर चढ़ रहा है तो मतलब कॉनकेव। ठीक है,
21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, एक ग्लास ट्यूब है जिसका स्मॉलर डायमीटर मतलब बहुत छोटा डायमीटर इज यूज वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर द कैपिलरी राइज इन वाटर बिकॉज, मतलब एक कांच की पतली सी नली के द्वारा हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है कैपिलरिटी के लिए, जिसमें हमने वाटर को हमने क्या करा, कैपिलरिटी राइज करा, वाटर के द्वारा कैपिलरिटी राइज करा। क्यों करा हमने ये, क्यों करा प्रोसेस? क्योंकि क्या होता है, वाटर द्वारा क्यों करा? इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, तो ग्लास ट्यूब को लेकर क्यों करा था हमने? क्योंकि ये ईजी होता है इसलिए करा था। ऑप्शन नंबर बी है, ग्लास ट्यूब इज़ चीपर देन द मेटेलिक ट्यूब, या फिर इसलिए करा था। ऑप्शन सी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट विद एनी अदर ट्यूब, किसी और ट्यूब के साथ ये करना पॉसिबल नहीं है, या फिर इसलिए करा था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या करा है 21 में, एक कांच की पतली नली के साथ हमने कैपिलरिटी राइज का जो एक्सपेरिमेंट करा है वो क्यों करा है ये बताना है हमें। क्यों? ऑप्शन चार दिए हैं, जिसमें ऑप्शन ए में कह रहा है इट इज़ ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में द्रव का ऊपर चढ़ना आसानी से हम देख सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ग्लास ट्यूब चीपर होती है इसलिए हम करते हैं क्या? ऑप्शन सी कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट विद एनी अदर ट्यूब, ऐसा पॉसिबल है किसी और के साथ हम नहीं कर सकते, मतलब ये कहना चाह रहा है किसी और के साथ नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, क्योंकि क्या होता है ग्लास ट्यूब क्या होती है, उससे आर पार हम देख सकते हैं, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कैपिलरी राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम ग्लास ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है 22, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्ली ऑफ द लिक्विड नॉन एज। देखो आप देखते हैं कोई भी एक कांच की नली को जब डिप करते हैं मरकरी के अंदर, मान लो कोई मरकरी भरी हुई है इसमें, तो मरकरी में जब डिप करते हैं तो जो मरकरी होगा वो ग्लास में अच्छे तरह से कांटेक्ट में नहीं होता, क्योंकि मरकरी में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, और कोहेसिव फोर्स अधिक होने के कारण क्या होता है, मरकरी के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब वो कांच की नली तरफ ज़्यादा जाते ही नहीं है वो। तो इस तरह से आपका सरफेस भी बनता है उसमें, आपने देखा होगा, तो इस तरह से आपका सरफेस बनता है, क्योंकि जो वाटर होते हैं एक के ऊपर एक इस तरह से आपको बन जाता है सरफेस, एक के तरफ वो सब क्या होते हैं ऊपर तरफ चढ़ने लग जाते हैं, मतलब कांच के कांटेक्ट में कम से कम आना चाहते हैं, ये चीज़ होती ही नहीं होती है, तो कांच के कांटेक्ट में कम से कम आना चाहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के कारण हम कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे यहाँ पर, ऑप्शन बताइए इसमें 22 में आपका दिया पहला कोहेजन, दूसरा एडहेजन, फिर विस्कोसिटी, फिर सरफेस टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करा है, द मरकरी, कोई भी एक मरकरी किसी भी ग्लास को क्या करती है, गीला नहीं करती है, मतलब ग्लास की नली को गीला नहीं करती है। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, किस प्रॉपर्टी के कारण? क्योंकि कांच में आप देखोगे किसी भी कांच के कांटेक्ट में लाएंगे उसके जब मरकरी को, तो मरकरी की वजह से बिल्कुल गोल हो जाती है, क्योंकि जो मरकरी के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एट्रैक्शन फोर्स अधिक होता है, तो मॉलिक्यूल में एट्रैक्टिव फोर्स अधिक होने के कारण क्या होता है, वो कांच से दूर भागता है, कम से कम कांटेक्ट में रहता है, सिर्फ एक पॉइंट पे कांटेक्ट में रहता है, बाकी सब क्या रहते हैं एक दूसरे में कांटेक्टेड रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है क्यों, सरफेस टेंशन कारण होती है। तो इसमें क्योंकि आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन कारण क्या होता है, जब बूंद गिरती है पानी की, तो वो क्या होती है, तो वो गोल शेप में रहती है, तो गोल शेप में रहती है क्योंकि सरफेस टेंशन कारण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सरफेस टेंशन कारण। तो वो ग्लास को गीला नहीं करती है मरकरी, क्यों नहीं करती है, सरफेस टेंशन कारण। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या करा है, विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, जब हम ट्यूब का साइज इंक्रीज करते हैं, द राइज और डिप्रिशिएशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हमसे क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो जब हम क्या करते हैं किसी भी ट्यूब का साइज इंक्रीज करते हैं, तो जो द्रव का चढ़ना तथा उतरने की जो घटना होती है सरफेस टेंशन, ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन विल बी, क्या होगा, अब मान लो किसी भी हमने जैसे एक कांच की पतली नली को हमने डिप करा पहले, ठीक, कांच के पतली नली को डिप करा तो द्रव क्या होता है इसमें चढ़ जाता है,
लेकिन हमने अब मान लो क्या कर दिया, साइज थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, मतलब जो कांच की नली इसमें डाल रहे थे अब उसका साइज हमने क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तब आप बताइए जो द्रव इसमें चढ़ेगा वो अधिक चढ़ेगा ये कम चढ़ेगा, आपको ये बताना है। मतलब जो कांच की नली में वो ज़्यादा चढ़ पाएगा या कम चढ़ पाएगा। अब तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, इसमें डिक्रीज, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी पतली नली लेंगे कांच की या जितनी पतली छोटी सी नली लेंगे, द्रव के उतनी हाइट तक चढ़ता है, ठीक है। और जितना आप साइज बड़ा लेंगे उस नली का, ट्यूब का, उतना ही द्रव के होगा कम हाइट तक चढ़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, विद एन इंक्रीज इन साइज, जब ट्यूब का साइज आप इंक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड होता है ट्यूब के अंदर वो आपका ऊपर तरफ चढ़ेगा, मतलब वो और इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इसमें, तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी भी ट्यूब को क्या करते हैं, डिप करते हैं वाटर में, तो और ट्यूब का साइज आप बड़ा कर देंगे, तो जो पहले आपका साइज था और साइज बड़ा कर दिया तो उसमें क्या होगा, बड़े साइज में द्रव कम ऊपर चढ़ पाएगा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए, डिक्रीज हो जाता है जब साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 24 में क्या आ रहा है, अ ग्लास ट्यूब और स्मॉल डायमीटर है ग्लास ट्यूब का डी, डिप्ड इन वाटर फ्लूइड, जिसे हम क्या करते हैं, फ्लूइड किसी द्रव में डुबा रहे हैं, द हाइट ऑफ द राइज ऑफ द फॉल इन द ट्यूब इज गिवन वाइज। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, किसी भी द्रव को जब हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी कांच की पतली नली को जब द्रव में डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो उसमें जो द्रव होता है कितनी हाइट तक चढ़ जाता है, H = 4 सिग्मा, क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी पढ़ा होगा आपने फार्मूला। तो किसी भी द्रव का ट्यूब में जो चढ़ना तथा उतरना होता है उसको हम एक हाइट द्वारा डिनोट करते हैं h, और उस h का मान जो निकालते हैं वो उस फार्मूले से निकालते हैं, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो इसमें आपको आंसर बताना है और आंसर आपका कौन सा इसमें सही होगा। 24 में कौन सा सही होगा, देख के बताइए। देखिए यहाँ पर रोजी है, रोजी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजी की फॉर्म में दिया नहीं है, तो यहाँ पर रोजी को हम लिख सकते हैं स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, स्मॉल डब्लू। तो ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन स्मॉल डब्लू इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये आंसर किसी में दिया है 4 सिग्मा cos थीटा, तो इसमें हमारा, इसमें ये अल्फा नहीं है, अल्फा लग रहा है तुम्हें, वो सिग्मा है, जो ये वाला अल्फा लग रहा है ये सिग्मा है। तो ये हो गया हमारा 4 सिग्मा cos थीटा, अल्फा क्या है यहाँ पे थीटा है, अपॉन डब्ल्यू इंटू डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के कह रहा है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ लीड सॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, मेनली अगर बात करें ये बताना है इसमें एग्री या डिसएग्री, तो जो स्टेटमेंट कह रहा है उससे देख के बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड सॉट, तो जो लीड सॉट में मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन की होती है, ठीक है, को हम यूटिलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम सरफेस टेंशन क्या करते हैं, ऑफ लीड सॉट के मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है एग्री, सही बात है। 26 कह रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए मरकरी एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारी सरफेस टेंशन होता है वो क्या होगा, वाटर कंपेरिजन में सरफेस टेंशन का मान नॉर्मल टेम्परेचर पे घट जाएगा, कम होगा या अधिक हो जाएगा, ये बताना, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होता है वाटर का, वो कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो किसी भी द्रव का जो सरफेस टेंशन निकालना है अगर हम मान लो, और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, हायर हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। और यूनिट क्या होती है सरफेस टेंशन की, 27 क्वेश्चन क्या है, 27 हमसे कह रहा है द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, टी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, लेंथ का मीटर,
तो आपका सरफेस टेंशन क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा हमारा ए, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का आपका मात्रक क्या होता है यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा इसमें, 28। 28 में क्या कह रहा है, देखिए 28 में हमसे ये कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इट्स ड्यू टू कोहेजन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो जो किस इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है 28वें में, जो कोई भी द्रव होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, जो कोहेजन फोर्स होता है उसके कारण होती है। पार्टिकल में जो कोहेजन फोर्स होता है उसके कारण विस्कोसिटी होती है। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन होता है सेम मॉलिक्यूल में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे क्या कहते हैं, एडहेजन कहते हैं। तो सेम में कोहेजन और विस्कोसिटी में पता है आपका जो द्रव होता है उस वो बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है इसलिए गति का विरोध कर रहा है। गति का विरोध क्यों कर रहा है, एक दूसरे में उनका कॉन्टैक्ट फोर्स अधिक है, कॉन्टैक्ट फोर्स अधिक है इसलिए, क्योंकि कोहेजन फोर्स अधिक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ इट्स पार्टिकल। कोहेजन के कारण उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, सही बात है, ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा था द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू अ पाइप इन वेसल। मतलब किसी भी द्रव की जो विस्कोसिटी होगा, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, जब वो किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है, ठीक है, या वेसल में से फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में से या वेसल में से फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा उस पर इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप्स इन अ वेसल, ठीक है। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए